स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत की जान यानी यहाँ की नदियों की कहानी बताने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास नक्शे हैं, भूगोल की किताबों के कुछ हिस्से हैं और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल भी हैं। बिल्कुल, तो इन सब को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदियाँ सिर्फ पानी की लकीरें नहीं हैं। सही कहा, ये तो भारत के दो अलग-अलग चेहरों को बनाती हैं। एक तरफ युवा और यूं कहिए ताकतवर हिमालय की नदियां, और दूसरी तरफ पुरानी और शांत प्रायद्वीप की नदियां। बहुत खूब। तो हमारा मिशन है इन दोनों तरह की नदियों के चरित्र को समझना, उनके रास्तों का पता लगाना और कुछ ऐसी बातें जानना जो शायद हमें हैरान कर दें। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। हाँ, सबसे पहले उत्तर की विशाल नदियों से शुरुआत करते हैं। मेरे सामने भारत का नक्शा है और सबसे ऊपर सिंधु नदी प्रणाली का एक जाल सा बिछा दिखता है। सही जगह से शुरू कर रहे हैं। सिंधु और उसकी 5 बड़ी सहायक नदियां। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। हाँ, ये पंजाब को उसका नाम देती हैं पंज-आब, यानी 5 पानी की धरती। और मजेदार बात यह है कि आज हम जिन नदियों को जिस नाम से जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब इनके पुराने नाम भी थे। हाँ, और ये नाम हमें इतिहास के एक बहुत गहरी परत दिखाते हैं। अगर हम स्रोतों के हिसाब से ऋग्वेदिक काल में जाएं तो चिनाब को असिकनी कहा गया है असिकनी। और झेलम को वितस्ता, रावी का नाम परुष्णी था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस गंगा को आज हम सबसे पवित्र और मुख्य नदी मानते हैं उसका जिक्र ऋग्वेद में सिर्फ एक बार है। सिर्फ एक बार, जबकि सिंधु नदी का जिक्र बार बार आता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस वक्त की सभ्यता का केंद्र गंगा के मैदान नहीं थे। नहीं, बल्कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास था। क्या बात है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि हजारों साल पहले लोगों के लिए जीवन का केंद्र कहाँ था। और सिंधु सिर्फ ऐतिहासिक रूप से ही विशाल नहीं है, भौगोलिक रूप से भी ये हैरत अंगेज है। कैसे? ये तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास से निकलकर भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। हाँ, नक्शे में ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिख रही हैं और सिंधु नदी एक लकीर की तरह उनके बीच से निकल रही है। और फिर बुंजी नाम की एक जगह पर ये लद्दाख श्रेणी को मतलब आरी की तरह काट देती है और भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब एक बहुत ही संकरी और गहरी खाई। हाँ, जिसकी दीवारें लगभग सीधी होती हैं। कितनी गहरी होगी ये खाई अंदाजन? स्रोतों के मुताबिक इसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। 5200 मीटर? जी, यानी माउंट एवरेस्ट की आधी से ज्यादा ऊंचाई जितनी गहरी खाई, और ये एक नदी ने बनाई है। सोचने में भी अजीब लगता है। हाँ, कि बहते हुए पानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पहाड़ को इस तरह काट दे। यही तो इन युवा हिमालय नदियों की खासियत है। इनमें ताकत है, गति है, और इसी ताकत का एक और शानदार उदाहरण है गंगा। सिंधु नदी की ये भव्यता तो समझ आती है, लेकिन भारत में जब हम नदी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम गंगा का ही आता है। स्रोतों के हिसाब से इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? गंगा की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां से ये भागीरथी के नाम से निकलती है। अच्छा, शुरू में इसका नाम गंगा नहीं है? नहीं, आगे देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक पूरा तंत्र है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क से आपका मतलब इसकी सहायक नदियों से है? हाँ, गंगा का नेटवर्क एक विशाल पेड़ की तरह है। एक तरफ हिमालय से आने वाली नदियां हैं जैसे घाघरा, गंडक और कोसी, और ये अपने साथ खूब सारा पानी और वो बारीक मिट्टी लेके आती हैं जिसे सिल्ट कहते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से ये मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं, लेकिन कभी-कभी विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ कौन सी नदियां हैं? दूसरी तरफ प्रायद्वीप के पठार से आने वाली नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा और सोन। अच्छा, तो इनका स्वभाव अलग होगा? बिल्कुल अलग है। ये ज्यादा शांत है और इनका रास्ता भी ज्यादा तय है। ये दोनों तरह की सहायक नदियां ही मिलकर गंगा को वो रूप देती हैं जो हम वाराणसी या पटना में देखते हैं। गंगा के इन सहायक नदियों में से मैंने स्रोतों में गंडक नदी के बारे में कुछ खास पढ़ा। ऐसा क्या है जो इसे बाकी नदियों से अलग करता है? गंडक नदी नेपाल के न्यूबाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। इसकी खासियत है इसकी तेज धारा और अपने साथ भारी मात्रा में मतलब पत्थर और मिट्टी लाने की क्षमता। तो जब ये पहाड़ों से मैदानों में उतरती है तो अपनी दिशा बदलती रहती है, जिससे बाढ़ का खतरा बना रहता है।
ये बिहार में सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। और अगर हम नक्शे पर और पूर्व की ओर चलें तो एक और विशाल नदी दिखती है, ब्रह्मपुत्र। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वो इसी नदी पर है। हाँ, ब्रह्मपुत्र की कहानी तो किसी यात्री की कहानी जैसी है। ये भी तिब्बत में मानसरोवर के पास से ही निकलती है, लेकिन ये पूर्व की ओर बहती है। उल्टी दिशा में। हाँ, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक। फिर ये हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत के पास एक यू टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। और यहाँ इसका नाम बदल जाता है। बिल्कुल, अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। फिर जब असम के मैदानों में इसमें दिबांग और लोहित जैसी बड़ी नदियां मिलती हैं, तब जाकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और असम में ये बहुत चौड़ी हो जाती है ना। इतनी चौड़ी कि ये नदी कम और एक बहता हुआ समुद्र ज्यादा लगती है। और इसी चौड़ाई और अपने साथ लाए गए सिल्ट की वजह से ये माजुली जैसे बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये तो हुई हिमालय की नदियों की बात। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही विशाल हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत की सभी बड़ी नदियां ऐसी ही हैं? क्या सब बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं? नहीं नहीं, यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अच्छा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण और मध्य भारत की नदियां हिमालय की नदियों से उम्र में, चरित्र में, रास्ते में, हर मामले में अलग हैं। ये कैसे? नदियों में भी युवा और बूढ़ा होता है? एक तरह से हाँ, हिमालय की नदियां युवा हैं क्योंकि हिमालय पर्वत खुद एक युवा पर्वत है जो अभी भी ऊंचा उठ रहा है। तो इसलिए ये नदियां गहरी घाटियां काटती हैं और बहुत तेज बहती हैं। सही। वहीं प्रायद्वीपीय पठार दुनिया के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। यहाँ की नदियां लाखों सालों से अपने लगभग तय घाटियों में बह रही हैं, इसलिए वे ज्यादा शांत और प्रौढ़ हैं। तो इनके रास्तों में क्या फर्क है? यहाँ हमें दो मुख्य सिस्टम दिखते हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरती। हाँ, और अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ नदियां जैसे नर्मदा और तापी बिल्कुल उल्टा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती? नहीं। डेल्टा और एस्चुरी, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है? ये स्रोतों में बार बार आया। इसे ऐसे समझिए, डेल्टा में जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और वो अपने साथ लाई सारी मिट्टी वहीं जमा कर देती। बिल्कुल। ये जमाव हजारों सालों में एक त्रिभुज के आकार की उपजाऊ जमीन बना देता है जो कई छोटी छोटी धाराओं में बटा होता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। और एस्चुरी? वही एस्चुरी, जिसे ज्वारनदमुख कहते हैं, में नदी एक गहरी घाटी से होते हुए सीधे समुद्र में मिल जाती है। वहां मिट्टी जमा नहीं होती। तो नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी सीधे एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ। तो नर्मदा और तापी एस्चुरी क्यों बनाती हैं? ये पश्चिम की ओर बहती ही क्यों हैं? इसका कारण जमीन की बनावट है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और एक भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। भ्रंश घाटी मतलब जमीन का एक हिस्सा जब दोनों तरफ से ऊपर उठ जाए और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए तो एक लंबी गहरी घाटी बन जाती है। अच्छा। नर्मदा इसी धसी हुई घाटी में बहती है, इसीलिए इसका रास्ता सीधा और ढलान तेज है। और कठोर चट्टानों से गुजरने की वजह से अपने साथ ज्यादा सिल्ट नहीं ले जाती। सही पकड़ा। और सीधे अरब सागर में मिल जाती है। एक मिनट, आपने पहले बताया कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर 5200 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है। हाँ। और अब आप बता रही हैं कि नर्मदा एक बनी बनाई भ्रंश घाटी में बहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नदियां सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि कुछ नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं? और कुछ जमीन के बने बनाए रास्ते पर चलती हैं। हाँ। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन दो नदी प्रणालियों का मूल अंतर है। हिमालय की नदियां रास्ता बनाती हैं, पहाड़ काटकर भी, जबकि प्रायद्वीप की नदियां ज्यादातर जमीन के ढलान का अनुसरण करती हैं। अद्भुत। और प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी है। ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे स्रोतों में दक्षिण गंगा भी कहा गया है, ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो अपने विशाल आकार और लंबाई के कारण ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरा गंगा की ही तरह इसका भी बहुत ज्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। हमारे स्रोतों में एक छोटी नदी का भी जिक्र है जो बहुत खास है।
उड़ीसा की ऋषिकुल्या। हाँ, ऋषिकुल्या नदी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि किसी नदी का महत्व हमेशा उसके आकार से नहीं होता। ये एक छोटी नदी है। बहुत छोटी, लेकिन इसका मुहाना यानी वो जगह जहां ये समुद्र से मिलती है, ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रजनन स्थलों में से एक है। क्या बात है। हर साल लाखों कछुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ अंडे देने आते हैं। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अनगिनत दूसरे जीवों के लिए भी जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। ये तो सच में अद्भुत है। तो हमने नदियों के भौगोलिक और प्राकृतिक रूप को तो देखा, लेकिन इंसान और नदियों का रिश्ता भी तो है। स्रोतों में भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी जैसी कई परियोजनाओं का जिक्र है। बिल्कुल। आजादी के बाद इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। सही। सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध ने पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति की नींव रखी। दामोदर नदी, जो पहले अपनी बाढ़ के लिए बंगाल का शोक कहलाती थी, उस पर बने बांधों ने बाढ़ को नियंत्रित किया और बिजली पैदा की। हाँ, इन परियोजनाओं ने सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ हम नदियों का एक और रूप देख रहे हैं, एक संसाधन के रूप में, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नदियां पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की धुरी हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कोयना और वारणा नदियों से बनता है। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है वो पूरा इलाका जहाँ की बारिश का पानी बहकर इन नदियों में आता है। सही, और ये नदियां ही उस पूरे जंगल और वहां के बाघों को जिंदा रखती हैं। और ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी स्रोतों में बताया गया है। हाँ, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये बहुत खास जगह पर है। इसका कुछ हिस्सा यमुना नदी के बेसिन में आता है और कुछ नर्मदा के बेसिन में। मतलब दो बड़े नदी तंत्रों को जोड़ता है। हाँ, केन नदी की सहायक नदियां जैसे कोपरा और बामनेर यहीं से बहती हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि नदियों का स्वास्थ्य हमारे जंगलों और वन्य जीवों के स्वास्थ्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। एक स्वस्थ नदी का मतलब है एक स्वस्थ जंगल। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को देखें तो हमने भारत की नदियों के दो अलग अलग विशाल नेटवर्क को समझा। एक तरफ हिमालय की युवा बारहमासी नदियां, जो पहाड़ों को काटकर अपने साथ लाई जलोढ़ मिट्टी से उपजाऊ मैदान बनाती हैं। सही, और दूसरी तरफ प्रायद्वीप की पुरानी ज्यादातर मौसमी नदियां जो पठारों पर बहती हैं, कुछ पूर्व की ओर जाकर डेल्टा बनाती हैं तो कुछ पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी। और हमने ये भी देखा कि इन सभी नदियों का सिर्फ भौगोलिक ही नहीं बल्कि एक गहरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। ऋग्वेद के समय से लेकर आज के टाइगर रिजर्व तक ये नदियां हमेशा से हमारे जीवन के केंद्र में रही हैं। ये भारत के अतीत और वर्तमान दोनों को गढ़ती आई हैं। बिल्कुल। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। स्रोतों में हमने एक तरफ भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांधों का उल्लेख देखा, जो विकास के प्रतीक हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा कि ऋषिकुल्या जैसी छोटी नदियों की सहायक नदियां वो छोटे छोटे बांधों और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कमजोर हो रही हैं, जिससे उन कछुओं का भविष्य खतरे में है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हम विकास के लिए नदियों का उपयोग करने और उनके प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के बीच सही संतुलन वो कैसे बना सकते हैं। हमारे आज के निर्णय इन जीवन रेखाओं का भविष्य कैसे तय करेंगे।